हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दीपावली की शुभ संध्या पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये जो आज का जो टॉपिक है वो बिहार बजट पार्ट 2 है। बिहार बजट बजट पार्ट 1 मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। जो बिहार बजट पार्ट 1 जो मैंने अपलोड किया है उसमें 7 निश्चय से संबंधित सभी बिंदुओं को कवर किया गया है, जिसमें 7 निश्चय पार्ट 1 में पिछले 5 सालों में बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या उपलब्धियां रही, साथ ही पार्ट 2 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार के द्वारा क्या किया जाना है, इसकी पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में अपलोड किया है। अगर आप लोग इसको नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिए। जो ये आज का जो वीडियो है बिहार बजट पार्ट 2, इस वीडियो में मैं जितने भी सभी महत्वपूर्ण विभाग बिहार सरकार के हैं उसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्या किया जाना है इस पे मेन फोकस होगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बजट पे है तो इसमें फैक्ट एंड फिगर होंगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी फैक्ट एंड फिगर को आप याद रखें, लेकिन ये है कि कुछ आपको जो फैक्ट है वो समझने की आवश्यकता होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है। इससे संभावित है कि 2 या 3 क्वेश्चन बजट पे जरूर आएंगे। ये पहला जो स्लाइड है मैंने इसलिए रिपीट किया कि यहाँ पे वित्तीय वर्ष, पिछले स्लाइड में यहाँ पे वित्तीय वर्ष 20-21 लिखा गया था, इसको आप लोग 21-22 पढ़िएगा। अगर हम कृषि डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं तो एक इस बजट में उल्लेख किया गया है कि तृतीय कृषि रोड मैप जो जिसको कि 2017 से 22 तक चलाना है, इसको क्रियान्वित करने की बात कही गई है। जो कृषि रोड मैप है वो एक तीसरा कृषि रोड मैप है। पहला कृषि रोड मैप 2008 से 12 तक चलाया गया। द्वितीय कृषि रोड मैप है जो 2012 से 17 तक चलाया गया। एक तृतीय कृषि रोड मैप है जो कि 2017 से 22 तक प्रस्तावित है। नवंबर 2017 में जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति चंपारण शताब्दी के समारोह में जब पटना आए थे तो उसी समय इसकी तृतीय रोड मैप की शुरुआत की गई थी, शुभारंभ किया गया था। तो इसी तृतीय रोड मैप में क्या किया जाना है इसका डिटेल्स इसमें दर्शाया गया आज बिहार के बजट में। एक है मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना। इसमें कहा गया कि जितने राजस्व ग्राम है उसमें से 5 किसानों को 90% अनुदान पे धान एवं गेहूं का बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक अगला स्कीम है एकीकृत बीज ग्राम योजना। इसमें कहा गया कि जितने भी इच्छुक किसान हैं सभी को अनुदानित दर पे बीज उपलब्ध कराया जाएगा। उस अनुसार एक जो भारत सरकार की स्कीम है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उसी के आधार पर बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन बनाया गया है। इसमें कहा गया कि जो मखाना है, सहजन है, जो पान है, उसका खेती आरंभ करने पे प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो कुछ इसमें जो है मखाना, फल सब्जी, शहद, सुगंधित पौधे, चाय, इस पे अगर तो व्यक्तिगत निवेशक होते तो उसमें परियोजना लागत का 15% तथा किसान उत्पादक कंपनी अगर होंगे उनको 25% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। एक 3 टर्म है किसान चौपाल, किसान मेला और किसान पाठशाला। इसको थोड़ा मेमोराइज कर लीजिएगा। ये हो सकता है पूछा जाए कि किससे ये टर्म जो है किससे संबंधित है। तो ये है जो किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक में जो ट्रेनिंग देने के लिए ये तीनों टर्म यूज होता है। इस जो कृषि विभाग के अंतर्गत एक जैविक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। आपको पता होगा कि सिक्किम देश का एकमात्र इकलौता राज्य है जहां पे पूरी तरीके से जैविक खेती की जाती है, वहां पे रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बिहार उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक 13 जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। इसमें देखेंगे कि तो यहाँ से स्टार्ट आप लोग जैसे भी गंगा किनारे जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, बक्सर हो गया, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। तो ये आप अगर बिहार की बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैप है उसको एक दिमाग में हमेशा रखिए। तो गंगा किनारे जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट हैं सभी को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर बनाने की बात की गई, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा 155 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया कि जितने भी रजिस्टर्ड किसान होंगे उनको जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ की दर से उनको अग्रिम सहायता दी जाएगी। ये पशु एवं मत्स्य विभाग के
के बजट में कहा गया कि जितने भी पशु हैं उनको पहचान के लिए एक ईयर टैगिंग की व्यवस्था की गई है। ईयर टैगिंग आप लोग इस रूप में समझिए कि जो पशु के कान में एक प्लास्टिक का जो टैगिंग, प्लास्टिक या किसी चीज़ का भी हो सकता है, वो एक टैगिंग किया जाता है जिसमें जस्ट लाइक कि उनको उनका उनका टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान या जो भी आने जाने के जो भी एक जगह से दूसरी जगह पशु को ले जाया जाता है तो सबका डिटेल इसमें होता है। तो जस्ट लाइक कि पशु को पहचान करने के लिए इसमें किया गया, इसमें ऑनरशिप पशु का कौन है वो भी इसमें जानकारी दी जाएगी। एक नया सीमेन स्टेशन मरंगा पूर्णिया में खोलने की बात की गई है जिसमें कि पशुओं को नस्ल सुधारने में मदद मिलेगी। किशनगंज में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करने की बात कही गई है जो कि बिहार पशु विज्ञान महाविद्यालय पटना के अधीन ही कार्य करेंगे। सहकारिता विभाग में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना के तहत जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय में 96 सब्जी उत्पादक समितियां निबंधित की गई है। इसका जो ब्रांड नेम है वो तरकारी कहा गया। तरकारी आप लोग समझते होंगे कि जो गांव में अगर सब्जी को तरकारी बोला जाता है तो उसी को ये जो पॉपुलर नाम तरकारी उसी को ब्रांडिंग देने के लिए ये जो सब्जी प्रोसेसिंग है उसमें उसका ब्रांड नेम तरकारी कहा गया है। एक मुख्यमंत्री हरित कृषि सजन योजना उस स्कीम है उसको थोड़ा सा एक ध्यान में रखिए। जो पैक्स है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी उसमें कृषि उपकरण बैंक की स्थापना करने की बात कही है। जितने भी जो मार्जिनल किसान है, छोटे मोटे किसान है जिनके पास कृषि उपकरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वो यहाँ से पैक्स में जो कृषि उपकरण बैंक है वहाँ से वो इसकी सुविधा ले सकते हैं। इसी में सभी जिला मुख्यालय में सहकार भवन कोऑपरेटिव बिल्डिंग बनाने की बात कही गई है। जल संसाधन विभाग अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो जल जीवन हरियाली अभियान, इसकी चर्चा मैं अलग से एक वीडियो में करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो राजगीर, गया, बोधगया और नवादा तक शहरों तक गंगा जल की पूर्ति करने की बात की गई है। माननीय मुख्यमंत्री इसको विशेष रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें इसकी कुल लंबाई 148 किलोमीटर है। तो जो पेयजल की जो समस्या इन शहरों में है उसको इससे गंगा जल की पूर्ति करने से काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। साथ साथ फल्गु नदी के किनारे पूरे वर्ष में जल की उपलब्धता किया जाना है। आप लोग पता ही होगा कि हर एक वर्ष गया में फल्गु नदी के किनारे पितृ पक्ष जिसमें कि अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं वो वहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फल्गु नदी पे पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का बात कही गई है। एक नदी जोड़ो योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब तक हम लोग देखते हैं तो केन बेतवा नदी जो है उसको जोड़ा गया है। इससे ये होता है कि एक जगह का बिहार में एक हमेशा समस्या रही है कि एक जगह सुखाड़ होता है, एक जगह बाढ़ होता है, जिससे कि अगर पानी का हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ा जाए तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोसी मेची लिंक योजना, जिसके तहत कोसी बेसिन से महानदी बेसिन में जो सरप्लस वाटर उसको ट्रांसफर करने की बात कही गई है, जिससे जो बॉर्डर एरिया के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, उनको सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोसी मेची लिंक योजना, इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री बास स्थल क्रय सहायता योजना की बात की गई। इसमें अगर कोई भी भूमिहीन है, उनको घर बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है, तो उस पोजीशन में 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा जिसपे कि वो घर बना सके। जितने भी गरीब लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, और उनके पास ज़मीन नहीं है तो उसके लिए मुख्यमंत्री बास स्तर क्रय सहायता योजना के तहत उनको 60,000 रुपया दिया जाएगा। उसमें लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की बात की गई है, जिसमें कि उनको सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन, कम्युनिटी जो बिहेवियर चेंज करने की बात की गई है। अभी भी बहुत लोग ऐसे जिनके घर में तो टॉयलेट बन चुका है लेकिन वो उसका यूज नहीं करते, वो खुले में शौच के लिए जाते हैं, तो उनको जो बिहेवियर है वो चेंज करने की बात कही गई है। बिहार सरकार के कहा गया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी अनुमंडल हैं, जितने भी ब्लॉक है, इवन जितने भी नगर निगम निकाय हैं, सभी ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। इस रूरल मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने जो पूरे देश में 300 क्लस्टर
चुना गया, जिसमें 11 क्लस्टर बिहार के हैं। इसमें 6 क्लस्टर ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। 6 नाम मैंने यहाँ पे दिया है, इसको थोड़ा मेमोराइज आप लोग कर लीजिएगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन है। जो क्लस्टर होता है वो स्थानीय स्तर पे जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए जो वहाँ बुनियादी सुविधाएं दी जाती है, जिससे कि वहाँ पे जो क्लस्टर में आर्थिक गतिविधियां हो सके। नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट में कहा गया कि जो सम्राट अशोक भवन जो 142 निकाय है उसमें से 96 निकाय पे ऑलरेडी बन चुका है। ये बहुउद्देशीय भवन होगा, इसमें कि जितने भी गतिविधियां शहरों में हो सकती है उन सभी का आयोजन यहाँ पे किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी योजना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार के 4 शहर को चुना गया है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शहर। ये हमेशा आप याद है, इसको रखिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल का जो स्मार्ट सिटी योजना के लिए गठन किया गया है, अगर बजट में कोई भी टर्म यूज होता है तो उसका इंपॉर्टेंस होता है। हो सकता है कि वो जो टर्म है उसको समझने की आवश्यकता है, ताकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है वो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठित की जाती है। अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो इसको समाप्त कर दिया जाता है। ये जो इसमें जो कहा जाता है कि इसमें जो जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको जोखिम को कम किया जाता है तथा जो उनको लाभ को अधिकतम किया जाता है। इसके माध्यम से उन्हें कानूनी एवं विनियामक चुनौतियों का भी सामना नहीं करना पड़ता है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल गठन करने का पीछे क्या उद्देश्य है वो मैंने बता दिया, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ में 4 शहर है जहां स्मार्ट सिटी योजना प्रस्तावित है। पटना मेट्रो परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं, पूर्वी कॉरिडोर और पश्चिमी कॉरिडोर। इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। पूर्वी पश्चिमी की लंबाई हमने यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। इसमें कहा गया कि जितने भी प्रमंडल 9 प्रमंडल बिहार में है वो सभी में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया कि राज्य के कुछ स्थानों पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप की व्यवस्था की जाएगी, स्थापना की जाएगी। ग्रीनफील्ड टाउनशिप ऐसे टाउनशिप होते हैं जो कि एक खाली जगह पे नए तरीके से, नए ढंग से टाउनशिप डेवलपमेंट किया जाता है। अगर कोई पुराने शहर है उनको भी डेवलपमेंट किया जाता है, वो ब्राउनफील्ड टाउनशिप उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की बात की गई है। इसका मतलब जो भी टाउनशिप डेवलपमेंट होगा वो नए तरीके से, नए जगह पे अपने तरीके से वो डेवलपमेंट होगा। पहले से वहाँ पे कुछ नहीं हो है, नए तरीके से जो टाउनशिप डेवलप होगा उसको ग्रीनफील्ड टाउनशिप कहेंगे। तो राज्य के कुछ स्थानों पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापना करने का प्रस्ताव है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत बजट में कहा गया कि जो राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व है गोगाबिल झील, कटिहार जिले के मनिहाली जिला में, उसकी बात की गई है। जो बिहार का जो फैक्ट एंड फिगर मैंने दिया था उस पर इसकी चर्चा मैंने किया है। एक कम्युनिटी रिजर्व जो है वो बिहार का 15वां है, लेकिन एक सामुदायिक रिजर्व अगर कहेंगे तो ये राज्य का पहला है। गोगाबिल झील कटिहार जिले में अवस्थित है, इसको याद रखिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन ना। जो अररिया जिले के रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर 2021 से प्रारंभ करने की बात की गई है। पहला चिड़ियाघर पटना में आप सभी लोग जानते होंगे। तो कुछ फैक्ट एंड फिगर होता है उसको थोड़ा मेमोराइज करने की आवश्यकता है कि इससे संभावना है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। रोहतास जिले के तुतरा भवानी मंदिर के निकट जो वाटरफॉल है तथा जो कैमूर जिले में करकटगढ़ जो वाटरफॉल है वहाँ पे जो टूरिस्ट सुविधाओं का विकास करने की बात कही गई है। साथ ही राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण किया जाना है। तो ये कुछ टर्म है, इसको थोड़ा याद रखिए। रानीगंज में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। तो तुतरा भवानी मंदिर के निकट जो वाटरफॉल है कैमूर में करकटगढ़, इसको टूरिस्ट जो सुविधाएं हो सकता है उसके व्यवस्था करने की बात कही गई है। बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन 2020 में किया गया, इसकी चर्चा इसमें कहा गया है। उसमें कहा गया कि 100 हेक्टेयर से जितने भी बड़े बड़े 133 आर्द्र भूमि है, वेटलैंड लैंड है, उसको समेकित प्रबंधन करने की बात की गई है। जो रामसर कन्वेंशन जो ईरान में है उसमें 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था और भारत सरकार 1982 में इसमें शामिल हुआ था। अभी बिहार में एकमात्र जो वेटलैंड लैंड है वो है बेगूसराय के कांबल झील है, उसको चुना गया है, उनको मान्यता प्राप्त है। अभी भारत पूरे देश में लगभग
42 वेटलैंड लैंड है, आर्द्र भूमि है, जिनको मान्यता मिल चुकी है रामसर कन्वेंशन के अनुसार। लेकिन बिहार का एकमात्र है बेगूसराय में कांवड़ झील, इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर है जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2020 है। कोरोना टाइम में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो उद्योग थे, लघु धन उद्योग छोटे मोटे थे, उनको डेवलपमेंट के लिए पैकेज दिया गया था भारत सरकार। उसी के तहत 7 क्लस्टर यहाँ पे स्थापित किया गया। एक क्लस्टर इस रूप में कि जिसमें आप जानते हो कि सिलाव में खाजा बहुत ही फेमस है, तो उसी में सिलाव खाजा क्लस्टर वहाँ पे बनाया गया। तो जो जगह पे जो फेमस है उसको यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात की। तो 7 क्लस्टर है जो कि ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं। उस अनुसार यहाँ पे कुछ क्लस्टर का नाम हमने यहाँ पे दिया है जो कि स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिए दोनों को। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत कहा गया कि जितने भी राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य किया जा रहा है, अभी आप देख सकते हो सर्वे राज्य के कई जिलों में चल रहा है। जितने भी लैंड से संबंधित रिकॉर्ड है उनको डिजिटल रूप में कंप्यूटराइज करने की बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया कि जितने भी अंचल स्तर पे एक डेटा सेंटर सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण किया जाएगा, जिसमें भी जितने भी भू अभिलेख है वहाँ पे उनका संधारण होगा, जिससे कि लोकल स्तर पे ही जो भू अभिलेख है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। ये इम्पॉर्टेंट मध्य से उत्पाद एवं निबंधन विभाग का शराबबंदी बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हर एक जो उनका जो स्पीच होता है वो उसमें कुछ न कुछ पार्ट शराबबंदी से भी संबंधित होता है। तो इसमें जो गवर्नमेंट का जो निष्कर्ष है उसमें कहा गया कि शराबबंदी से सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। जो भी नशा करने वाले व्यक्ति जो अपने परिवार एवं समाज से दूर हो जाते थे, अभी समाज एवं परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। इनका जो शराबबंदी से क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है उसकी उन्होंने बजट में चर्चा की गई है। इसमें कहा कि पैतृक एवं पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा में जो पहले स्टैंप एवं निबंधन शुल्क जो लगता था उसको कम किया गया। अभी स्टैंप ड्यूटी 50 रुपया और निबंधन शुल्क 50 रुपया निर्धारित की गई है। खासकर जो डीड है, एक मॉडल डीड की में बात कही गई, इसमें जो कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सभी भाषाओं में, मतलब तीनों भाषा में रहेंगे। बाकी हिंदी तो प्रथम बोली है, उर्दू द्वितीय बोली है। उस अनुसार अंग्रेजी जो कि प्रचलित है, सभी लोग इसको मानते हैं, तो अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में तीनों भाषा में मॉडल डीड बनाने की बात कही है। एक नया अवर निबंधन कार्यालय मझौल अनुमंडल जो बेगूसराय में उसके खोले जाने की स्वीकृति दी गई है। परिवहन विभाग के अंतर्गत कहा गया कि जो 2030 तक जो सड़क दुर्घटना जितनी होती है उसमें 50% की कमी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या हो गया कि सड़क दुर्घटना जिन कारणों से होती है उन कारणों के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि जो सड़क दुर्घटना की घटनाएं होती है उसमें कमी आ जाए। तो इसमें टैक्स रिबेट करने की भी बात कही है कि जो भी महिलाएं दिव्यांगजन बैटरी ऑपरेटेड वाहनों की खरीद करते हैं तो उनको करों में छूट दिया जाए। अगर वो रजिस्ट्री महिला के नाम पे है तो उसमें भी उसको छूट दिया जाए रजिस्ट्री में निबंधित करने में। अभी बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि जितने भी जो पेट्रोल डीजल के जो गाड़ी चल रहे हैं उसको उसके जगह पे गवर्नमेंट, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों बैटरी चालित अब इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देने की बात कर रही है। इसके लिए उन्होंने जो बैटरी चालित या गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक वाहन है, उसमें कूल कर में 50% छूट की देने की बात कही गई है। साथ साथ जो इसमें इलेक्ट्रोफिटिंग की बात कही गई है कि अगर पुरानी गाड़ी आपके पास, सपोज अगर पुराना कार आपके पास है जो पेट्रोल या डीजल से चलता है तो उसमें सीएनजी किट लगा के इसको फिट मतलब कन्वर्ट करने, सीएनजी में कन्वर्ट करने की बात कही गई है। इसके लिए उनको आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। इससे काफ़ी हद तक जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है वो उसको कम किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो एसटीजी 2030 तक जो लिटरेसी रेट बिहार का है वो उसमें 100% 100% करने की बात की जाती है। खासकर जो माध्यमिक शिक्षा है उसको भी यूनिवर्सलाइजेशन करने की बात कही गई है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम जो कि कोरोना टाइम में काफ़ी इसका जरूरत पड़ा था, उसमें क्लास 6 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा और उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कही गई। इसमें सिर्फ जो इंटरमीडिएट स्तर पर और स्नातक स्तर पे तो 2
अनुदान दिया जाता है इसकी चर्चा की गई है, जिसमें कि इंटरमीडिएट पे पहले जो 10,000 दिया जाता है उसको बढ़ा के 25,000 रुपया किया गया है। साथ ही जो स्नातक स्तर पे, ग्रेजुएशन स्तर पे जो 25,000 दिया जाता था उसको बढ़ा के 50,000 किया गया। इंटरमीडिएट में कंडीशन ये है कि जो बालिकाएं हैं उनको अविवाहित रहना आवश्यक है, लेकिन ग्रेजुएट में वो कंडीशन नहीं है। अगर विवाहित या अविवाहित दोनों में से कोई भी है उनको इस मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोनों को जो पैसा बढ़ाया गया है उसकी इसकी चर्चा की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए, इसलिए इसकी मैंने यहाँ पे चर्चा मैं करना अवश्य समझ रहा हूँ। यहाँ पे जो कन्या के जन्म पे 2,000 रुपया दिया जाता है, तो कन्या के 1 वर्ष होने पे उनका आधार पंजीकरण किए जाने पे उनको 1,000 रुपया और दिया जाता है। तो 2,000 रुपया और 1,000 रुपया ये दोनों समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। अगर 2 वर्ष के बाद उस बच्ची का कंप्लीट इम्यूनाइजेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, तो उसको उपरांत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2,000 रुपया अनुदान राशि के रूप में दिया जाता है। लेकिन जब बच्चियां पढ़ना स्टार्ट करती हैं तो ये पूरा शिक्षा विभाग के द्वारा उनके पोशाक के लिए और जब क्लास 6 से 12 तक सैनिटरी नैपकिन के लिए प्रति वर्ष 300 रुपया दिया जाता है। तो इतना एक मेमोराइज देखिए, समझने की आवश्यकता है। ये जो मैंने यहाँ पे जो फिगर दिया उससे पूरी तरीके से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान क्या है, इसमें कितनी पैसा दिया जाता है वो पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में कहा गया कि जो पीएमसीएच का जो 3 फेज में 20 स्तरीय वर्ल्ड लेवल पे बनाया जाएगा कि पीएमसीएच बिहार का प्रमुख अस्पताल है। यहाँ कोरोना टाइम में काफ़ी आवश्यक हुआ कि यहाँ पे जो अस्पताल का मॉडर्नाइज किया जाए। उसी में पीएमसीएच में किडनी प्रत्यारोपण इकाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही गई है। इसमें जो मुजफ्फरपुर में जो अस्पताल है कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, उसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से कैंसर अस्पताल बनाने की बात कही गई है। एक है कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की बात कही गई है, जिसमें राज्य में मेडिकल जो एजुकेशन है उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार लाया जा सकता है। तो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसको थोड़ा याद रखिएगा। बजट में ये भी कहा कि जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट है सभी में राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम लागू हो चुका है। अभी किसी को डायलिसिस करवाना है तो उसको जिला से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जिला में ही हो जाएगा उनको डायलिसिस। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत कहा गया कि जितने भी सुलभ संपर्कता के अंदर बाईपास और एलिवेटेड पथों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी चर्चा 7 नीचे पार्ट 2 में भी कहा गया है। 7 नीचे पार्ट 2 में इसकी चर्चा की गई है। जितने भी बाईपास का पथ होगा तो वो 7 मीटर चौड़ा होना आवश्यक है। 2021 में गंगा नदी पे 2 नए पुल का निर्माण करने की बात कही गई है, एक बक्सर और गाजीपुर के बीच में, दूसरा मुंगेर और खगड़िया के बीच में। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ साथ गंगा नदी पे और कितने पुल बन रहे हैं उसकी इसमें डिटेल दिया गया है, जो कि कच्ची दरगाह में से बीरपुर में 6 लेन का बन रहा है। तो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है, उसमें भी कहा गया कि जितने भी सड़क बनेंगे उसमें उनके किनारे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण का जो प्रदूषण उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। भवन निर्माण विभाग के अंदर कुछ बिल्डिंग बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा एक मेमोराइज कर लीजिए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन है। जैसे कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सब खेल अकेडमी बनाया जा रहा है, उसी परिसर में खेल यूनिवर्सिटी भी बनाने की बात कही गई है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बनाने की बात कही गई है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, दरभंगा में तारामंडल, पटना में बापू टावर का निर्माण, फुलवारी शरीफ में परिवहन विभाग का वर्कशॉप तथा बीटा में विकास प्रबंधन संस्थान। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। योजना विभाग के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसमें 2020 से जो डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा किया गया है उसकी चर्चा की गई है। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आकांक्षी जिला है इसका जनवरी 2018 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें 117 जिला पूरे भारत में सभी राज्यों से चुने गए हैं, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट बिहार के हैं। ये 13 डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको थोड़ा याद समझ लीजिएगा, इसको याद भी रखते तो बेटर होता है। इसमें कहा गया कि जो 117 डिस्ट्रिक्ट हैं वो उनको डेवलपमेंट की काफ़ी आवश्यकता है, वो अंडर डेवलप हैं। तो उसी में नीति आयोग के द्वारा क्या क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें डेल्टा रैंकिंग की व्यवस्था की गई। इसमें 5 इंडिकेटर है,
वो है एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 5 इसमें इंडिकेटर है। तो 5 में कहा गया है कि जो एक ओवरऑल पूरे में जो बिहार का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश में तीसरा स्थान उनको प्राप्त हुआ है। अगर मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में अगर देखते हैं तो उसमें दूसरा स्थान, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दूसरा स्थान, तथा जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है उसमें तीसरे स्थान प्राप्त हुआ। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है जो बिहार का औरंगाबाद जिला तीसरे स्थान पर ओवरऑल रहे हैं। तो इसको इतना याद रखिए, हो सकता है इसे क्वेश्चन आ जाएगा। जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में देखते हैं कि बांका जिला जो पूरे देश में 6ठे स्थान पर रहे हैं। तो 117 जिले में औरंगाबाद जिला का तीसरे स्थान पर रहना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसको थोड़ा याद रखिए। इस जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है उसमें कहा गया कि जो वामपंथ जो निष्लाइट प्रभावित जितने भी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित 4 डिस्ट्रिक्ट गया, औरंगाबाद, लखीसराय, जमुई हैं, उसमें केंद्रीय भारत सरकार की सहायता से विशेष योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी नक्सलाइट प्रभावित जो जगह हैं, जिले हैं, उनमें विकास योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलता, जिससे कि उनका झुकाव नक्सलाइट वामपंथी जो विचारधारा उनके प्रति होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं एवं बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, इन जिलों में पूरी तरह से क्रियान्वित करने की बात इसमें कही गई है। ये कुछ फैक्ट है कि जो हम लोग देखते हैं, साथ नीचे पार्ट 1 में भी देखें कि जितने भी IIT एवं पॉलिटेक्निक है उसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात की गई। उसमें कुछ एक्ट है, संहिता है, उसकी चर्चा है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है, जितने भी जिला है उसमें सभी में संपर्क केंद्र बनाने की बात कही गई, जिसमें कि राज्य में जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनको जानकारी प्राप्त कर सके एवं श्रमिक एवं रोजगार से संबंधित उनको परामर्श दिया जाए। अभी देखते हैं कि इसके अभाव में काफ़ी सारे जो उनको जानकारी नहीं होती है योजनाओं के बारे में, वो काफ़ी सारे माइग्रेट लेबर देश के दूसरे जिलों में, देश के दूसरे राज्य में जाते हैं, जिनका कि बड़े पैमाने पे कोरोना में जो स्थिति हुई थी वो हम लोग देख चुके हैं। ऊर्जा विभाग में कहा गया कि बिहार के कटिहार जिले में 4300 करोड़ 4300 करोड़ की लागत से 765 kV का सुपर ग्रिड एवं इसके ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। इससे बांग्लादेश को भी 800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इस बजट में क्या है कि देश के में पहली बार स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में शुरू की गई है। प्रीपेड मीटर आप समझ रहे हो कि जैसे मोबाइल को हम लोग शुरू में रिचार्ज कर लेते हैं, उसके बाद इसको यूज करते हैं, वैसा मीटर नहीं होता कि पहले आप इसको रिचार्ज कर लीजिए, उसके बाद जितना आप पैसा का रिचार्ज करेंगे उतना वो बिजली देगी, उसके बाद फिर से आपको रिचार्ज करना होगा। तो काफ़ी सुविधाएं इसमें होती है। इसमें ये झंझट नहीं होता कि आपको इस निश्चित डेट तक आपको बिजली बिल जमा करना है। तो कहा गया कि देश में पहली बार स्मार्ट मीटर प्रीपेड प्रणाली है जो बिहार में चालू की गई है। तो ये अचीवमेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। कजरा जो लखीसराय में तथा पीरपैंती भागलपुर में, वहाँ सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना करने की बात की गई है। एक नीचे मछली ऊपर बिजली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो तालाब है उसमें नीचे मछली रहेगी, ऊपर हम लोग सोलर पावर प्लांट के हम लोग बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि दरभंगा जिले में 2 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तथा सुपौल जिले में 525 किलोवाट पावर फ्लोटिंग सोलर प्लांट की अधिस्थापन किया जाएगा। तो नीचे मछली ऊपर बिजली, तो टर्म याद रखिएगा कि दरभंगा जिले में 2 मेगावाट का और सुपौल जिले में 525 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इन पुली जलाशय परियोजना में 190 वाट का जल विद्युत परियोजना लागू करने की बात की गई है। पुली जलाशय जानते हो सोन नदी पे है रोहतास जिले में, तो वहाँ पे 190 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना की बात कही गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उसके अंदर कहा गया कि जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसमें संस्थान शिक्षा और छात्रों की गुणवत्ता उन्नयन हेतु ये कार्य करेगा। गया में रीजनल साइंस सेंटर बनाने की बात कही गई है। अभी हम लोग जस्ट चर्चा की, पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना चलाने की बात कही गई है। ये पर्यटन विभाग के द्वारा कहा गया है कि जो
राज्य में इसमें संख्या दिया है कि जो देसी पर्यटक हैं वो 55 लाख, तो विदेशी पर्यटक 3,08,067 यहाँ पे आए 2020 में। हम लोग को देखते हैं विदेशी पर्यटक के हिसाब से तो बिहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट सर्किट है वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे बुद्धिस्ट कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन फिर भी हम इसका देखते हैं कि जो बिहार में जो 9th पोजीशन है ओवरऑल इंडिया में जो विदेशी पर्यटक आते हैं, जो पहला पोजीशन है वो महाराष्ट्र का है, दूसरा तमिलनाडु का है, बिहार 9वें पोजीशन पे यहाँ आते हैं जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। लेकिन देसी पर्यटक सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम देखते हैं जो बिहार स्टेट में यहाँ पे डोमेस्टिक पर्यटक काफ़ी कम संख्या में आते हैं बनिस्बत दूसरे जो स्टेट है उसके अपेक्षा। जैसे प्रधानमंत्री टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना जो चालू की गई है उसमें बिहार में कांवलिया पथ को विकास की योजना बनाई गई है। साथ साथ मंडाल हिल एवं आंध्र प्रदेश परिपथ के विकास की बात इसमें कही गई है। साथ साथ जो बिहार के जो गांधी परिपथ हैं जैसे चंपारण हो गया, जहाँ पे गांधी जी आके यहाँ का अपना जो चंपारण सत्याग्रह चलाए थे, उस वैसे जगहों को चिन्हित करते हुए बिहार में गांधी परिपथ के विकास की योजना भी चलाने की बात की गई है। जो सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण परिपथ थीम बनाया गया है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 15 स्थानों की पहचान की गई है। तो 15 स्थानों में 4 स्थान तो बिहार के ही हैं, जैसे सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, मधुबनी। तो तरह को याद रखिए, रामायण परिपथ थीम के तहत बिहार के 4 जिलों को चयनित किया गया है। इसमें से जो बौद्ध परिपथ है और जो उत्तर बिहार का जो स्वदेश दर्शन परिपथ है उसको बनाने की बात कही है, उसको चर्चा मैंने यहाँ पे की है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत कहा गया कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 85% तथा शहरी क्षेत्र में 74% जनसंख्या को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत वर्तमान में 1.76 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न नियमित रूप से दिया जा रहा है। इसमें जो पीडीएस का जो आवंटन उठा वितरण होता है उसको आधार इनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के माध्यम से जोड़ा गया है। साथ साथ उनको जो प्रॉब्लम है, उनको जो शिकायत है उसके लिए आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र भी बनाने की बात इसमें कही गई है। इसमें यह है कि जितने भी कोरोना टाइम में जितने भी प्रत्येक लाभुक एवं राशन कार्डधारी को 5 किलोग्राम खाद्यान्न एवं 1 किलो साबुत चना मुफ्त दिया गया। जो 5 किलोग्राम खाद्यान्न उसमें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ दिया गया था, तो इनको मुफ्त में कोरोना टाइम में दिया गया था। उसी अनुसार राज्य में भारत सरकार की जो स्कीम है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, उसकी भी राज्य में चलाने की बात कही गई है, जिससे कि जो लोग सबसे बिहार में काफ़ी आवश्यक है कि बहुत सारे माइग्रेट लेबर बिहार से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी वो राशन कार्ड का जो पीडीएस सिस्टम है उसका लाभ उठा सके, इसीलिए वो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ने की बात इसमें कही गई है। ये कुछ फैक्ट है 7 नीचे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि 7 नीचे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो क्रियान्वयन होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, तो उनके क्रियान्वयन का मॉनिटरिंग के लिए और समीक्षा के लिए एक बिहार विकास मिशन कार्यालय है जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत होता है। उस अनुसार राजभाषा निदेशालय है जो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत है, वहाँ पे त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा का प्रकाशन नियमित रूप से होता है। तो थोड़ा याद रखिए कि राजभाषा निदेशालय जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के है, वहाँ से जो पत्रिका निकलती है राजभाषा। अभी राज्य में जो जितने हवाई अड्डे संचालित हो रहे हैं, पटना में तो ऑलरेडी हो ही रहे, इसके अलावा दरभंगा, पूर्णिया, बिहटा में हवाई अड्डे का संचालन किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि जो भी गवर्नमेंट का जो स्कीम है, सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, अगर वो उससे लोग नहीं जाने तो उसका फायदा वो नहीं उठा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि जितने भी विभिन्न सोशल मीडिया हैं उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। 38 डिस्ट्रिक्ट में 36 जिला में प्रेस क्लब भवन का निर्माण ऑलरेडी किया गया है। एक पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, याद रखिएगा इसको, इसमें 46 वरिष्ठ मीडिया प्रतिनिधि है उनको लाभान्वित करने की बात कही गई है। ये निर्वाचन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें बड़े पैमाने पर दिव्यांगजन जो वोटर है उनको जोड़ने की बात कही गई है। उसमें मतदान करने उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। खासकर जो दिव्यांगजन व्यक्ति है उनको
बूथ तक जाए वोट देने के लिए, उसके लिए वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया कि जितने पूरे भारतवर्ष में बिहार ऐसा दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ इतने बड़े संख्या में दिव्यांगजन निर्वाचक चिन्हित किए गए हैं, तो उनका जो वोट का राइट है, राइट टू वोट, उसका वो दिव्यांगजन भी पूरी तरह से फायदा उठा सके। इसी को इसमें बिहार सरकार द्वारा क्या किया गया उसकी चर्चा निर्वाचन विभाग के बजट में कहा गया है। उसके साथ निगरानी विभाग, अभी बिहार सरकार की एक प्रमुख नीति है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति, उसकी चर्चा निगरानी विभाग के जो बजट है उसकी में की गई है। इसमें कहा गया कि जितने भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तो विभागीय एवं जिला स्तरीय निगरानी को संघों का गठन करने की बात कही गई है। इसके साथ संपत्ति का जो कॉन्फिस्केशन होता है उसमें 87 बार दाखिल किया गया, उसकी चर्चा इसमें की गई है। ये जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसमें कहा गया कि जितने भी सरकारी सामानों का क्रय होता है वो जेम पोर्टल से ही किया जाए, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी बना रहे। तो राज्य स्तर पे जितने प्रमुख मुख्यालय थे उन सभी का जो सामानों को खरीदारी जेम पोर्टल से किया जा रहा था ऑलरेडी। इसमें कहा गया कि राज्य के जो क्षेत्रीय कार्यालय होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अनुमंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, उनकी भी खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इतना 2 पार्ट में मैंने जो वीडियो बनाया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बीपीएससी का पीटी जो प्रस्तावित है 67 बीपीएससी पीटी, उसके लिए। तो आप लोग एक तरह ध्यान रखिए, कुछ फैक्ट एंड फिगर है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी फैक्ट एंड फिगर आपको याद रहे, लेकिन कुछ फैक्ट है जो कि ज़रूरी है, उसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो काइंडली सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी जो बीपीएससी पीटी देना चाह रहे हैं उसको इनको इससे जोड़िए। धन्यवाद।